Good morning, students. We have already studied with you so far the Newton's first law of motion, the Newton's second law of motion, and we have done applications of Newton's second law. We have done free body diagrams with you and how to use free body diagrams and to solve problems of Newton's laws of motion and free body diagrams. Today we are going to talk about the third and the last law of Newton's laws of motion. ये लॉ बच्चों को सबसे ज़्यादा आसान लगता है, बट इसको अच्छे से समझना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज दिस लॉ, द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ इज रिमेंबर्ड बाय एवरीबडी, विच सेज दैट टू एवरी एक्शन हियर देयर इज एन एक्शन, देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. मान लो एक बोट है, उस पर आप खड़े हैं और आप बोट से बाहर जंप करते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट. सो जब आप बाहर जंप करते हैं तो बोट को आप धक्का मारते हैं किस तरफ? पीछे की तरफ. तो बोट पीछे की तरफ जाती है और आप आगे की तरफ जाते हैं. सो इट सेज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स. फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल reaction force, and that is what is the statement of the Newton's third law of motion. But when you reach class 11th, the third law of motion has a much deeper meaning and a greater understanding about how to use the Newton's third law while solving numerical problems related to the dynamics of a body. This is Manish Gulati from Happy Model School bringing you this fourth lesson in the Newton's laws of motion and the third part, that is the Newton's third law of motion. Let's begin our day. So Newton's third law, what are the key points? So our heading in our copy should be the key points of Newton's third law. Statement लिख लिया सबने? To every action there is equal and opposite reaction. Now let's look at the characteristics of Newton's third law, or the key points. The first key point is that, look here through this diagram, let's understand this. Suppose you are standing on the ground and you want to walk. So अपने पाँव से आप क्या करते हैं? And I would urge you that आप सचमुच में खड़े हो जाएं और थोड़ा सा हल्का सा केयरफुली हल्का सा चलने की कोशिश करें. हल्का सा मतलब थोड़ा सा चलने की कोशिश करें और अपना ध्यान जो है अपने पंजों पे रखें, पाँव के पंजों पे. तो आप क्या कर रहे हैं अपने पाँव के पंजों से? यू आर ट्राइंग टू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स, बिकॉज फ्रिक्शन है आपके पाँव और फ्लोर के बीच में. तो जब आप ज़मीन को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, FMG, दैट इज़ द फोर्स बाय द मैन ऑन द ग्राउंड, इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. आपने पंजों से ज़मीन को पीछे की तरफ धक्का दिया और ज़मीन ने क्या किया? आपको ज़मीन ने एक ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको पुश किया, रिएक्ट किया. दैट इज़ द फोर्स बाय द ग्राउंड ऑन द मैन. नाउ मैन मीन्स वुमेन ऑल्सो. सो हियर दी आपने अपने पाँव से ब्लू वाला फोर्स लगाया, दैट इज माई एक्शन, एंड ज़मीन ने आपको इक्वल रिएक्शन फोर्स लगाया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. राइट? सो देयरफॉर वेक्टर्स के हिसाब से दिस F ब्लू वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द रेड वेक्टर. नेगेटिव का मतलब दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल का मतलब देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल. तो अगर आप ज़मीन को पीछे 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो ज़मीन भी आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगाती है आगे की तरफ. सो द फर्स्ट की पॉइंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ इज दैट द फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन टेक प्लेस ऑन डिफरेंट बॉडीज. ब्लू वाला फोर्स ज़मीन पे लगा है, रेड वाला फोर्स आपके ऊपर लगा है. सो एक्शन एंड रिएक्शन take place on two different bodies. दो bodies are involved. कभी भी action और reaction same body पे act नहीं करते हैं. This is the first key point of the Newton's third law. Okay. The second key point is
that the action and reaction take place simultaneously. एक साथ होते हैं, there is no delay. ऐसा नहीं है कि आप पहले ज़मीन पे एक्शन करोगे उसके बाद ज़मीन सोचेगी मैंने कितना रिएक्शन करना है. नो, ऑल दिस हैपन्स साइमल्टेनियसली. जैसे ही आपने फोर्स लगाया वैसे ही आप पे लगता है, विदाउट एनी टाइम डिले. और अगर टाइम डिले नहीं है तो ये बताना बड़ा मुश्किल है कि एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है. सो हम ये कभी नहीं कह सकते हैं ये एक्शन है ये रिएक्शन है, ऑल्दो हमारी statement of the law says to every action there is equal and opposite reaction. So from the statement it appears as if we can identify that this is action and this is reaction. All right, but in reality we cannot identify what is action and what is reaction. So अगर आप ज़मीन को धक्का मारते हो, अगर आप इसको एक्शन मानते हो तो ज़मीन जो आपको करती है वो रिएक्शन है. अगर ज़मीन को आप एक्शन मानते हो तो आपने जो किया वो उसका रिएक्शन है. सो इट इज़ नॉट फिक्स्ड विच इज़ एक्शन एंड विच इज़ रिएक्शन. द की पॉइंट नंबर 3 इज दैट एक्शन एंड रिएक्शन are equal in magnitude but opposite in direction. That I have already shown you in the previous diagram, that they have opposite directions and they have equal magnitudes. So these are the 3 key points, and once again I will say there are, whenever you look at any force, there are 6 questions to be asked. If you are able to answer 6 questions about forces, then you can claim that I know this force. All right, पहला क्वेश्चन होता है किसने लगाया. लेट अस कंसिडर द सेम एग्जांपल ऑफ वॉकिंग. किसने लगाया? आप बोलेंगे सर मैंने लगाया. किस पे लगाया? जमीन पे लगाया. कितना फोर्स लगाया? मे बी आई विल से 10 न्यूटन फोर्स लगाया. आपने किस डायरेक्शन में लगाया? इसे मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाया. फिर व्हाट टाइप ऑफ फोर्स वाज दैट? किस तरह का फोर्स था ये? इट वाज the force between the atoms of my foot and the atoms of the floor. Therefore it was an electrical force, electromagnetic force. किस type का force, right? 4 types of forces I taught you, that gravitational force, weak nuclear force, electromagnetic forces and strong nuclear force. तो उनमें चारों में से कौन सा है? There are 4 fundamental forces. फोर्स का फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको सिखाया ये. तो किस टाइप का फोर्स है? इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. एंड फोर्स का इफेक्ट क्या हुआ? व्हाट इज द रिएक्शन? मैंने ज़मीन को पीछे की तरफ धक्का दिया और ज़मीन ने मेरे को आगे की तरफ दिया. सो व्हाट इज द इफेक्ट? कि मैं चलने लगा. सो एनी फोर्स यू कम अक्रॉस इन लाइफ, यू शुड आस्क योर सेल्फ दीज 6 क्वेश्चंस. और अगर आप 6 क्वेश्चंस के आंसर मिलता है आपको, तब आप बोलते हैं कि मेरे को इस फोर्स के बारे में हैव कंप्लीट नॉलेज. राइट? ऑलराइट, now let's look at an example to see how to apply Newton's third law. Okay, let us suppose ये आप हैं और आपको क्या किया, डाकू ने एक तरफ एक हाथ आपका रस्सी के साथ बांध दिया पेड़ के साथ और दूसरा हाथ जो है उन्होंने घोड़े के साथ बांध दिया. राइट? अब घोड़ा जो है वो आपको फोर्स लगाता है, खींचता है आगे की तरफ आपके इस हाथ को. जब घोड़ा आपके हाथ को खींचता है तो हाथ क्या करता है? हाथ उल्टा डायरेक्शन में, हाथ अपने कंधे के साथ रहना चाहता है, वो अंदर की तरफ खींचता है. तो ये जो फोर्स है और जो घोड़े का फोर्स है वो बराबर अगर होगा तो हाथ आपके कंधे के साथ रहेगा. अगर घोड़े ने फोर्स लगा दिया ज़्यादा वाला तो ये कंधा आपका बाहर आ जाएगा. राइट? लेट अस सपोज हमारे कंधे मजबूत हैं और घोड़ा उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहा. सो दीज 2 फोर्सेस इन द आर्म एंड बाय द हॉर्स विल बैलेंस ईच अदर. जस्ट इमेजिन, अगर आप ऐसा इमेजिन नहीं कर पा रहे, मान लीजिए आपने एक बाल्टी पानी जो है उठा के आप खड़े हैं. Now बाल्टी का पानी is applying a force, gravitational force in the downward direction. आपके हाथ ने उसको उठाया तो आपके हाथ में एक खिंचाव महसूस होगा. There would be a tension in the hand, and कितनी टेंशन होगी?
उतनी ही होगी जितना आपका बकेट जो है ऑफ वाटर का जो वेट है. वेट इन द डाउन डायरेक्शन इज इक्वल टू टेंशन इन द हैंड इन द upward direction, right? What about this? अब आपने क्या किया कि आपके हाथ पे उतना ही फोर्स लग रहा है, आप उधर क्यों नहीं गए? बिकॉज इधर से भी तो बंधे हो. तो आपका इक्वल फोर्स, आपके हाथ का कंधा, आपका ये वाला हाथ जो है इस रस्सी को खींचता है टुवर्ड्स द राइट. अब रस्सी जो है वो आपके हाथ को वापस खींचती है टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो ये फोर्स भी, ये जो टेंशन है इस धागे में, वो भी F होगा. अगर पेड़ से नहीं बंधा होता, दोनों तरफ घोड़े होते, खींच रहे होते, तो भी चाहे पेड़ एक तरफ पेड़ हो या दोनों तरफ घोड़े हों, द टेंशन, द फोर्स on your hands is going to be the same. It doesn't make a difference whether one side is a tree or both sides are horses. Okay, let's take a more simple example. There is a book lying on the table. So there is a book lying on the table. There is a blue force, the weight of the book, that is mg in the vertically downward direction. This is, what is this force called? The force on the table, FTB. FTB को पढ़ते कैसे? Force on the table by the book or the body. And अगर सिर्फ एक फोर्स हो, this is an action. आप ये बुक अपना वेट से इस टेबल को नीचे दबा रही है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, to every action there is equal and opposite reaction. So therefore there is a normal reaction in the upward direction. Equal and opposite to the blue. अगर ये नॉर्मल रिएक्शन छोटा होता और ब्लू वाला फोर्स बड़ा होता तो इस बुक ने इस टेबल को तोड़कर नीचे चले जाना था. ऐसा तो नहीं हो रहा, टेबल स्टेबल है. अगर ये रेड वाला फोर्स ज़्यादा होता एज कंपेयर टू ब्लू वाला फोर्स, तो इस बुक ने ऊपर उड़ना था, because bodies always move in the direction of the bigger force. But the book is neither flying upwards nor sinking downwards. That means that these two forces are equal and opposite. So normal reaction is the force by the book, force on the book by the table, right? हम on by का order use कर रहे हैं, पहले on बाद में by. So FTB का मतलब force on the table by the book. FBT का मतलब force on the book by the table. पढ़ा था ना हमने, that action and reaction take place on different bodies. So mathematically speaking, we'll say both their magnitudes are equal. Normal reaction and mg are equal. In vector form, normal reaction n, अगर मैंने ऊपर को प्लस माना है तो नीचे mg मेरा माइनस होगा. So normal reaction n vector is minus of mg vector. The negative sign indicates opposite direction, right? Now एक गाड़ी है, वो एक बड़े से ट्रॉलर को पुल कर रही है, right? So this small car is pulling by the green force in the forward direction. So ये आगे की तरफ फोर्स लगाती है, तो इस कार के ऊपर फोर्स कहाँ लगता है? फिर पीछे की तरफ लगता है. कितना फोर्स लगता है? टू, राइट. तो ये जो फोर्स है पुल, और ये जो पीछे की तरफ फोर्स है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो दे विल बी, these two forces are equal to each other, and if they are equal then this body is not able to move in the forward direction. Move तभी करेगा अगर ये forward force will become greater than this red force, right? But equal है तो ये चल नहीं पाएगा. जोर लगा रहा है आगे खींचने का, लेकिन अब ये चल नहीं पा रहा है. Let's take another third example. There is a person, this is the earth, and a person is jumping from an aeroplane. उसने एरोप्लेन से जंप कर लिया नीचे, है ना, स्काई डाइविंग कर रहा है. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा.
ओके इसका मास है m, अर्थ का मास है कैपिटल M, तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है F इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड व्हाट इज एंड प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, फ्री फॉल है, हम जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है F इज इक्वल टू ma और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F बाय m, सो एक्सेलरेशन ऑन द स्मॉल मास स्मॉल m विल बी F बाय m, बिकॉज m स्मॉल है देयरफॉर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, बॉडी का मास छोटा है, एंड दिस कम्स आउट टू बी, चाहे बॉडी हाथी हो चाहे चूहा हो, ये एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट आती है, एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच हैज़ अ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट वी कैन कंसिडर इट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स, जल्दी से कैलकुलेशंस पॉसिबल करने के लिए. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अर्थ ने इस बॉय को नीचे पुल किया. न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो जितने जोर से दिस बॉय इज बीइंग पुल्ड डाउन, exactly by the same force the earth is also being pulled up. If this is action, then this force is reaction. So to every action there must be equal and opposite reaction, meaning ये दोनों forces equal होंगी. अगर अर्थ पे फोर्स लग रहा है और अर्थ का मास कैपिटल M है, so what is the acceleration of the earth? फोर्स तो सेम लग रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का सेम है, तो दिस फोर्स इज ऑल्सो F एंड दिस फोर्स इज ऑल्सो F. बोथ दीज फोर्सेस आर F, एंड इफ दीज फोर्सेस आर इक्वल, राइट, इफ दिस इज एन F force and this is also an F force, we will say acceleration earth का क्या होगा, it will be F upon mass of the earth. But earth is very very large, very big, very massive as compared to the mass of the boy. Earth is too भारी, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका acceleration है ना, acceleration would be less, right? The acceleration would be less, and because earth इतनी ज़्यादा भारी है, almost infinite है as compared to the force कितना ही लग रहा होगा और मास तो बहुत ज़्यादा है, सो एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज ज़ीरो. तो अगर आप एरोप्लेन से जंप करते हैं तो आपको लगता है कि आप नीचे गिर रहे हैं, आपको ये कभी फीलिंग नहीं आती कि अर्थ ऊपर आ रही है. अर्थ ऊपर नहीं आ रही है आपसे मिलने के लिए. एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो ओनली, but your acceleration is 10 meter per second square. But the learning from Newton's third law of motion point of view is that जितने फोर्स से अर्थ ने आपको नीचे खींचा, exactly उतने फोर्स से आपने भी अर्थ को ऊपर पुल किया है, right? So we are trying to use Newton's third law. Let's take more examples. During the motion of a rocket, the gases coming out of the rocket, they push the layers of the atmosphere down. जैसे टेक ऑफ करता है तो वो ज़मीन को gases नीचे push करती हैं. जब gases push downwards, the rocket experiences an equal force in the upward direction. We will be dealing with rockets from law of conservation of linear momentum point of view also in tomorrow's Zoom class. But today we're talking about Newton's third law. तो gases ने नीचे push किया, exactly equal force is experienced by the rocket in the upward direction. Another example, when we swim, तो हम स्विमिंग करते हैं तो अपने हाथों से हम पानी को पीछे पुश करते हैं. फोर्स बाय मैन ऑन वाटर, पीछे की तरफ. और हम कहाँ जाते हैं फिर? हम तो आगे जाते हैं. फिर हम आगे क्यों गए? बिकॉज हमने पानी को पीछे पुश किया और पानी ने हमको आगे पुश किया. जितना फोर्स हमने
पानी पे पीछे की तरफ लगाया, exactly the same amount of force is exerted by the water on the man in the forward direction. So they are also action reaction pairs. When you row a boat, third example, third of this page, as I have given you 3 more earlier, please understand and take a note of them, draw a diagram. ऐसा ही तो लिखते हैं क्लास में, ऐसे ही नोट करते हैं बच्चे. सो अगर आप एक बोट को रो कर रहे हैं, इस चप्पू के साथ आप पानी को पीछे धिक्का मारते हैं. सो फोर्स, आप बोट में बैठे हैं, आपने इसको चप्पू को उठाया है, तो इन अ वे पानी को लगेगा कि बोट मुझे धक्का मार रही है. फोर्स बाय द बोट बी ऑन द वाटर डब्ल्यू इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. पानी को आप पीछे धक्का मारते हैं, बोट कहां जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन. So FWB means force by water on the boat. These two forces, according to Newton's third law, will form an action-reaction pair, implying their magnitudes will be equal and their directions would be opposite. Fourth example, recoil of a gun. Right? When the bullet moves forward, the gun moves backwards. Walking, I have already explained to you that हम ज़मीन को पीछे धक्का देते हैं, ज़मीन हमको आगे की तरफ धक्का देती है. Right? So now we are going to use Newton's third law as well as Newton's second law together to, and the free body diagram once again, to find the weight of a body. Weight of a body कैसे ढूंढते हैं हम? हमारे पास एक वेइंग मशीन होती है, हम उस वेइंग मशीन के ऊपर जब खड़े नहीं होते हैं तो उसमें रीडिंग 0 आ रही होती है, क्योंकि वेइंग मशीन में स्प्रिंग्स होते हैं, उन स्प्रिंग को कोई नीचे दबाता ही नहीं है, तो रीडिंग 0 आ रही होती है. जब हम उस पर खड़े हो जाते हैं वेइंग मशीन पे, देन वी पुश द स्प्रिंग्स इन द वेइंग मशीन इन द डाउन डायरेक्शन. तो हम कैसे पुश करते हैं? क्योंकि ग्रेविटी हमको नीचे पुश कर रही होती है. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज mg ना, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल g. सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, रेड फोर्स, इज इन द डाउन डायरेक्शन एंड स्केल आपका पड़ा हुआ है एक फ्लैट सरफेस के ऊपर. तो एक इक्वल नॉर्मल रिएक्शन जो है, it comes in the upward direction. According to Newton's third law, these are equal. जब स्प्रिंग नीचे दबता है तो स्प्रिंग भी आपको ऊपर पुश करता है. Normal force of reaction is in the upward direction. तो they are equal. So हम weight क्या होता है हमारा? weight जो होता है, the weight of a body is basically equal to the normal reaction exerted by the weighing scale. तो हम ग्रेविटी हमको नीचे खींचती है, लेकिन स्केल को कैसे पता चलता है कितना चलना है उसने? जितना नॉर्मल रिएक्शन पैदा होता है उसमें, उसी को तो मेजर करता है. तो जब हम अपना वेट देखते हैं, वो नॉर्मल रिएक्शन बता रहा होता है, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल है न्यूटन्स थर्ड लॉ से? वो तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के हैं. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेट है, तो वेट को मेजर करते हैं हम किससे? नॉर्मल रिएक्शन से. So the real weight of a body, so heading should be, and the diagram should be, weight of a body, and the weight of the body is equal to the normal or the force of normal reaction. ये काम कब नहीं करेगा? मान लो हम अपने स्केल को फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ना रखकर हम इंक्लाइंड सरफेस पे रखते हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखते हैं, स्लोप के ऊपर अपने वेइंग स्केल को रख दें, फिर खड़े हो जाएं उसके ऊपर. अगर हम एक स्लोप पे खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी बच्चों अभी भी mg नीचे की तरफ लगेगा. ये एंगल ऑफ इंक्लाइन थीटा है. अगर ये थीटा है तो हम शो कर सकते हैं ये भी एंगल थीटा है, और इस mg के 2 टुकड़े कर सकते हैं, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा. mg cos थीटा इस इंक्लाइन प्लेन को नीचे दबाता है, mg sin थीटा इसको नीचे खिसकाने की कोशिश करता है. और नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन तो इधर लगता है. अब आप देखो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा?
ये वाला n विल बी इक्वल टू mg cos थीटा, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg cos थीटा, तो इसका मतलब वो mg के इक्वल तो नहीं है, वो तो mg cos थीटा के इक्वल है। तो mg को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं मेजर कर रहा, वो तो mg cos थीटा मेजर कर रहा है। तो यहाँ पे वेइंग स्केल पड़ा होगा, वो mg cos थीटा मेजर करेगा, ना कि mg, एंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन वुड बी लेस देन mg। तो असली वेट नहीं आएगा। तो वेट कम करने का बेस्ट ढंग है इंक्लाइंड प्लेन पे रख दो ना, अगर आपको कम करके दिखाना है, राइट। तो इसका मतलब हम बोलते हैं नाच ना आए आंगन टेढ़ा, लेकिन यहाँ पे हमारा फिजिक्स का मुहावरा बनता है असली वेट ना आए तो मतलब आंगन टेढ़ा। आंगन मतलब जिसपे इंक्लाइंड प्लेन रखी है वही टेढ़ी है। सो वेट ना आए आंगन टेढ़ा। ओके, अब देखो, let's okay, now the next heading that you should make is the apparent weight of a person in a lift। बनाया? बीच बीच में आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, जब भी आपको लगे आप पीछे रह रहे हैं आप पॉज करें और आप नोट करें, फिर आगे चलें। दैट्स द वे टू डू इट, बिकॉज जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने तो थोड़ा पढ़ाने में स्पीड ज़्यादा हो जाती है, बच्चे उसको उतनी स्पीड के साथ लिख नहीं पाते हैं, तो पॉज करना ज़रूरी होता है। एंड फ्रॉम एक्सपीरियंस आई नो, आई सी SOFL स्टडिंग एज वेल ऑनलाइन, सो आई नो दैट इट टेक्स स्टूडेंट्स ट्वाइस द टाइम टू स्टडी as compared to the time the teacher has taken to record the lesson. So if I teach you for 45 minutes, so you should take it for granted that it will take you 1 hour 30 minutes to complete this lesson completely, properly, right? तो आप इसमें ज़रूर पॉज करें and you will find that life will become easy. So apparent weight of a person in a lift. Apparent weight मतलब, apparent का मतलब होता है appear, कितना महसूस होता है। What is the weight that a person feels or experiences when he is in a lift? लिफ्ट है ना यहाँ पर सिंग एक्सिस, तो सिंग एक्सिस की लिफ्ट में हैं आप, और आपने मान लो लिफ्ट के अंदर अपनी वेइंग मशीन रख ली और आप उस अपनी वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हैं, तो 3 केसेस हो सकते हैं। There are 3 cases that are possible here. Case number 1 is lift is at rest or the lift is in uniform motion, constant speed से चल रही है, यहाँ रुकी हुई है, तब आपका वेइंग स्केल कितना मेजर करेगा। केस नंबर 2 हम करेंगे when the lift is accelerating downwards, नीचे की तरफ आ रही हो लिफ्ट, या थर्ड केस होगा when the lift is accelerating upwards. So this is going to be the last topic of our day. So it's going to be longish, so not जल्दी से ख़त्म नहीं होने वाला है, but last topic of the day, application of Newton's second law, third law and free body diagram all together. So apparent weight of a person in a lift. तो हम let's start with case 1. When the lift is at rest or in uniform motion. बन गया हेडिंग। डायग्राम बनाओ, एक लिफ्ट बनाओ, उसमें एक वेइंग स्केल बनाओ और एक आदमी को खड़ा कर दो। उसका मास है m, तो उसलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा mg. It's a good idea to use colors, use a colored pen for different forces. The more colorful you are in physics, the better you shall feel, understanding wise. And the lift is at rest. Agar if the lift is at rest, so velocity of the lift along the y-axis is 0 and acceleration of the lift along y-axis is also 0. रेस्ट पे ही है लिफ्ट, तो रुकी हुई लिफ्ट है। नाउ जब एक्सेलरेशन नहीं होती है तो हम किसी को भी प्लस ले सकते हैं, किसी को भी माइनस। पिछली क्लास में सिखाया था मैंने आपको दैट हम जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट करती है उस डायरेक्शन को प्लस लेते हैं, जब एक्सेलरेट नहीं करती है तो किसी को भी प्लस और किसी को भी माइनस ले सकते हो। न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है
द नेट फोर्स along the y-axis is equal to mass into acceleration along the y-axis. Now the force in the down direction is mg and the normal reaction n is in the upward direction. तो ये दो फोर्सेस हैं यहाँ पर इस सिस्टम के ऊपर, इसको एक सिस्टम मान लेंगे, हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं. तो एक mg फोर्स नीचे की तरफ प्लस एक माइनस n फोर्स ऊपर की तरफ, इसका मास है m और एक्सेलरेशन है 0, तो m इंटू 0 इज 0. देयरफॉर mg इज इक्वल टू माइनस n, जब लक्ष्मण रेखा इक्वल टू क्रॉस करके आएगा राइट हैंड साइड में तो प्लस बन जाएगा. सो mg इज इक्वल टू n, दैट मीन्स n इज इक्वल टू mg. mg इज कॉल्ड द एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी and n is called as the apparent weight, and we can see जो हमको महसूस होता है उसको apparent बोलते हैं, जो असली होता है उसको हम actual weight बोलते हैं. So when the lift is at rest or the lift is in uniform motion, uniform motion का मतलब होता है constant speed. Constant speed का मतलब acceleration is equal to again 0. स्पीड बढ़ती भी नहीं है, कम भी नहीं होती है, इसका मतलब acceleration is 0. Then the apparent weight of a body, जो हमको महसूस होता है, the appearing weight of the body is equal to the actual weight of the body, right? ठीक है, तो I would like you to note this down and write down in words also. मैंने भी दो बार बोला, the apparent weight of the body is equal to the actual weight of the body. Case number 2. When the lift is accelerating downwards, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है. एक्सेलरेट का मतलब नीचे आने की स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है. सिंग एक्सिस के लिफ्ट में जस्ट जब स्टार्ट होती है तो ऐसी फीलिंग आती है, उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से आती है नीचे. तो सिंग एक्सिस के लिफ्ट में आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, राइट? बट मान लो आप एक लिफ्ट में है और ऊपर से लिफ्ट जो है वो ज़्यादा तार उसकी कट गई है और लिफ्ट का काम नहीं ठीक से हो रहा है, वो तेजी से नीचे आ रही है, एक्सेलरेट कर रही है डाउनवर्ड्स. सो व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, देन आई विल अगेन ड्रॉ द डायग्राम. एक फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, एक नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे की तरफ. अब मैं किसको प्लस लूंगा? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को साइन कन्वेंशन, नीचे को मैं प्लस लूंगा, ऊपर को मैं माइनस लूंगा, राइट? सो लेट्स सी. ऑलराइट, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट, let me apply the Newton's second law again. The net force along the y-axis is equal to mass into acceleration along the y-axis. Okay, प्लस लिया हमने mg को, so mg minus n is equal to m into a because acceleration is a. n को मैं एक तरफ ले आता हूं तो मेरे पास क्या आया? mg minus ma is equal to n. n को अभी भी पढ़ा था हमने, क्या बोलते हैं? n is the apparent weight, जो हमको appear होता है, जो महसूस होता है, जो feel होता है. So apparent weight is mg. mg is the real weight minus ma. तो real weight mg में से हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया ma, तब जाके वो n के इक्वल बना, है ना? एक mg में से कुछ माइनस किया तब जाके वो apparent weight n बना. इसका मतलब apparent weight is going to be less than the real weight of the body, that is n is going to be less than mg. So if the lift is coming down with an acceleration a, you will feel light. आप हल्का हल्का महसूस करेंगे. ऐसा ही हल्का हल्का महसूस होता है आपको जब आप एक मेले में बड़े से झूले पे जाते हैं, है ना? Let me see if I have that diagram. Yeah, here. So एक झूले पे आप जाते हैं. So what happens is, आप देखते हैं कि सेम झूले पे बड़ा सा व्हील होता है, उस पर कई लोग बैठे होते हैं. जो ऊपर से जब नीचे आ रहे होते हैं ना, वो चिल्ला रहे होते हैं, भैया स्लो करो, डर लग रहा होता है उनको. जब आधे लोग उस समय ऊपर जा रहे होते हैं, वो उनको
ऐसा फीलिंग नहीं आता। वो तो बोलते हैं भैया और तेज और तेज। जो नीचे आते हैं वो डर रहे होते हैं, जो ऊपर जा रहे होते हैं वो कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा होता है? बिकॉज नीचे आते समय यू आर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, ऊपर जाते समय यू आर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। We'll come to this slide again, but this is where I would like to tell you that these are the things that happen. Okay, so हमने क्या पाया? That the apparent weight is less than the real weight. Now let us do some special cases. मान लो ये ऊपर से लिफ्ट पूरी टूट गई, आप लिफ्ट में बैठे, ऊपर से तार ही कट गई उसकी। अब वो क्या करेगी? इट विल हैव फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब the acceleration will be equal to g itself, right? That means a here will be equal to g itself. Let us put a is equal to g, that's equation number 1. In equation number a I will get normal reaction, m common hai, g minus g is 0, so normal reaction will be 0, which means that apparent weight of the body is 0. That means the body will feel weightless. So the body is going to feel weightless, no weight. So जब आपका वेइंग स्केल है, आपकी वेइंग मशीन है, क्या रिकॉर्ड करेगी? 0। अभी आप ऊपर से नीचे गिर रहे हो, अभी खत्म नहीं हुए हो, लेकिन मशीन ने पहले बोल दिया बेटा अब तू गया, तेरा वेट खत्म, नॉर्मल रिएक्शन तेरा 0, आपको वेटलेस फील होगा। झूले में आप जी से नहीं आ रहे होते हैं नीचे, आप ए से आ रहे होते हैं, इसलिए जब आप नीचे आ रहे होते हैं तो आपका अपरेंट वेट कम हो रहा होता है। आपको लगता है वो झूला चला जाएगा नीचे, राइट? सो यू गेट अ फीलिंग दैट झूला जो है वो नीचे चला जाएगा, आप ऊपर छूट जाओगे। आप पकड़े रखते हो झूले को, भैया आपको लगता है आपका पेट जो है ऊपर आ रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है, ऐसा फीलिंग आ रहा होता है, आपको डर लग रहा होता है, right? Now that is because your apparent weight has become less than the real weight, right? And let's come to case number 3. And case number 3 is right. So case number 3 is lift accelerating upwards. लिफ्ट को कोई ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा रहा है, तेजी से ऊपर खींच रहा है। अब की बात, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो साइन कन्वेंशन में हम ऊपर की चीजों को प्लस लेंगे, नीचे की चीजों को माइनस। ग्रेविटी तो तब भी नीचे खींचेगी, धरती तो नीचे ही है। mg will always act in the downward direction and there would be a normal reaction on this person in the upward direction. ये वेइंग स्केल के ऊपर बैठा है, हेडिंग बनाना है और डायग्राम बनाना है, साइन कन्वेंशन बनाना है, ये सब लेबल करो। पॉज कर सकते हैं। अब आइए न्यूटन का हम सेकेंड लॉ लगाते हैं। समिशन एफ वाई मतलब टोटल फोर्सेज अलोंग दी वाई एक्सेस, समिशन इसको बोलते हैं, मतलब टोटल का मतलब होता है ये, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सेस। अब हम किसको प्लस लेंगे? ऊपर वालों को, तो एन हमारा प्लस हो जाएगा और एम जी हमारा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एम ए, ऊपर है इसलिए ए को हमने प्लस लिया, इज इक्वल टू एम ए। एम जी को ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे, तो एन विल बी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। एम को कॉमन लेते हैं, जी प्लस ए। अब आप देख सकते हो एम जी इसका रियल वेट है, उस रियल वेट के अंदर हमने कुछ ऐड किया है, एम ए, वी हैव एडेड सम एम ए टू एम जी, therefore the normal reaction n is going to be greater than mg, the apparent weight is greater than the real weight. So we say thus a person feels heavier when his lift or the rocket is accelerating upwards. The apparent weight of a body is greater than the real weight of the body. तो तभी इस झूले में जब हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, एक्सेलरेशन हमारी ऊपर की तरफ होती है, तो वी फील हैवियर, आवर अपरेंट वेट बिकम्स मोर, तो हम झूले के साथ चिपके हुए रहते हैं, नीचे की तरफ झूले को दबा रहे होते हैं, इसलिए हमको डर लगना बंद हो जाता है। तो झूले में ऊपर जाते समय यू हैव अ गेन ऑफ वेट, झूले में नीचे आते समय यू एक्सपीरियंस अ लॉस ऑफ वेट, अपरेंट वेट बिकम्स लेस, ऊपर जाते समय द अपरेंट वेट बिकम्स मोर। हल्का हल्का महसूस करते हो, वही डर का कारण है।
भारी भारी महसूस करते हो, कोई डर का कारण नहीं है, राइट? सो when you are accelerating, lift is accelerating upwards, then the apparent weight is more than the real weight. समझ आ गया बच्चा लोग? मैथ्स नोट करना है आपको इसको, right? So with this friends, we come to the end of today's class. I'm trying to set up my system. We should have online classes so that you study at a fixed time every day in front of your devices and you do well, because I have observed YouTube के अंदर बच्चे फिर बोलते हैं पढ़ा हुआ है वहाँ पर, देख लेंगे, बाद में देख लेंगे. That regularity is suffering on YouTube. Of course with sincere students ये problem नहीं है. Sincere students के लिए YouTube is a better thing because वो sincere हैं, वो तो कर ही लेंगे, right? But those who are not sincere towards themselves, then for them this is a big problem, and to solve this problem we are coming with Zoom classes of 1 hour duration for each of the subjects. The time slots, the timetable I think will be sent to you today itself. So सुबह आप उठ जाएंगे, ब्रश करके तैयार होके, जैसे स्कूल के लिए तैयार होते हैं, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म डाल के, एक प्रॉपर ड्रेस के अंदर, यू विल सिट इन फ्रंट ऑफ योर टेबल with your mobile phone, with your laptop, with your computer, whatever you use, you will sit and you will attend classes. 1 hour का हमने time slot रखा है for every period, but the period will normally be between 45 to 50 minutes. 50 minutes का period होना चाहिए, और फिर 10 मिनट आपको मिल जाएंगे break between the next class, right? The previous class and the next class. This will also help to maintain the speed of the lecture, and if you teach for 45 to 50 minutes per day only, then your syllabus will get over. You know, sometimes we are, as teachers, we are more used to teaching face to face, yeah, and we can teach for 1 hour, 2 hour, 3 hours also for face to face, but making videos and sending is not an easy thing. It's not a easy skill, but teachers have learned how to do it. But sometimes we get tired, and our lectures are shorter, 10 मिनट 12 मिनट, वो फिर हमारा सिलेबस ख़त्म नहीं हो सकता है. तो प्रॉपर वे में पढ़ने के लिए हमको फेस टू फेस आना ज़रूरी है. आपका अटेंडेंस भी होगा. Kindly ensure that you have all enrolled, because a new WhatsApp group is being formed in which only the message will go to the enrolled students. If you have not paid your school tuition fee, you are not enrolled, you will not receive the lectures. So please ensure that you and these lessons are not going to be put on the YouTube as well. As a result, if you don't attend this lecture, just like a school, अगर आप स्कूल नहीं गए, आप एब्सेंट हो गए, तो आपकी पढ़ाई मिस हो गई. तो this is like regular school work. Okay, so see you tomorrow. Bye bye. God bless.